दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स में से 5 सवाल डिस्कस करेंगे। जब आप इस वीडियो को देख लें तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखें। ये वीडियो एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग यू फॉर द प्रीलिम्स 2024। सो स्टे विद मी, ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। और अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप प्रीलिम्स 2024 देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स उसे और बेहतर कर सकता है। इनफैक्ट जो संभव इज आवर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इट इज़ अ फ्लैगशिप कोर्स। लास्ट ईयर इसने काफ़ी बच्चों को प्रीलिम्स के उस पार जाने में हेल्प करी एंड इस साल भी हमारा जो इनिशिएटिव है, it will definitely help a lot of people crack prelims. It's just that कि हमने इसको क्यूरेट ही ऐसे किया है, कंटेंट ही वही हम लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट हो और कम टाइम में आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। राइट, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव हैं तो हमने एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट एंड क्वेश्चंस वुड बी डिस्कस्ड। तो आप अपने दिन के 5 से 10 मिनट इस ग्रुप को हर रोज दे सकते हैं एंड इट विल ऑल्सो एड टूवर्ड्स योर प्रीलिम्स preparation. Now coming to the first question. Now this question is global greenhouse gas watch is an initiative of which of the following organizations? अब न्यूज़ में है, डाउन टू अर्थ से ये आर्टिकल मैंने लिया है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 50% बढ़ चुका है और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना था, विच हैज़ बीन कन्वेड टू अस बाय दिस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, WNO, UNFCCC, IPCC या इन तीनों में से कोई भी सही आंसर नहीं है। सो यू कैन मार्क योर आंसर्स एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि किसके अंडर ये हो सकता है। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, WMO। नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करते हैं ना, हमेशा क्लाइमेट चेंज है ना, UNFCCC आपके दिमाग में आएगा या IPCC आपके दिमाग में आएगा, WMO नहीं आएगा बिकॉज वी रिलेटेड टू मीटरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मोर। बट ट्रीट दिस एज एन एक्सेप्शन कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच है दैट कम्स अंडर WMO। राइट, सो ये बेसिकली एक तरह से क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशन गैप्स हैं राइट रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग उसको फिल इन करेगा एंड इट विल एक्चुअली प्रोवाइड यू with all the data that is required for you to tackle and mitigate climate change. Then next question भी है global coal mine tracker. It is a database of coal mines operational time. ये भी एक सवाल हो सकता है कि ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर करता क्या है या किससे रिलेटेड है। तो ये कोल माइंस के ऑपरेशनल टाइम का डेटाबेस है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल, IEA या नन ऑफ द अबव। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम डाउन टू अर्थ, अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो चांसेस हैं कि आपका सवाल गलत हो सकता है। फिर इसका आंसर है ए, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। अब ये ना बेसिकली ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कितना ऑपरेशनल टाइम रिमेनिंग है कोल माइंस का, उसका डेटाबेस है। सो इट टेल्स यू अबाउट द लाइफ ऑफ माइन, LOM जिसे हम कहते हैं। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर इज, विच इज अंडर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, विच इज एन NGO दैट सपोर्ट्स द ग्लोबल मूवमेंट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो उनके लिए ये जानना कि कितना कोल माइंस का ऑपरेशनल टाइम बचा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कितना जल्दी या कितना देरी से वो होगा, क्या क्या और हमें स्टेप्स लेने हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए। सो दैट इज द पर्पस ऑफ
ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, और उसी के अंडर है ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर। जितना टाइम बचा है ना माइंस का, उसका एक डेटाबेस है ये, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। अब हमारे देश में ना बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो किसी माउंटेन रेंज या रिवर के साथ एसोसिएटेड है। ये सवाल है माउंटेन रेंजेस के साथ कौन से एसोसिएटेड है, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज करेक्टली मैच्ड है विद द माउंटेन रेंजेस एसोसिएटेड विद देम। कूनो पालपुर विच इज फेमस फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता बेस्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, एसोसिएटेड विद मेकाल हिल्स, सतपुरा, विंध्या, पन्ना, महादेव। आपको बताना है इनमें से कौन से सही है। सो द करेक्ट आंसर इज, यू कैन पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर अगर आपको सोचना पड़ रहा है, जो कि जायज है, सोच के ही मार्क करिएगा। अगर आप 100% श्योर भी हैं तो भी टेक अ पॉज बिफोर यू मार्क योर आंसर इन द एग्जाम, बिकॉज गलतियां होती हैं। द आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि कूनो पालपुर इज नॉट एसोसिएटेड विद मेकाल, और ये रिवर्स्ड है। सतपुरा इज एसोसिएटेड विद महादेव एंड पन्ना इज एसोसिएटेड विद विंध्या। ये आपको ना मैप के थ्रू ही करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, उसको जरूर देखिएगा अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन लगता है। इट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, राइट। सो मेकाल किससे एसोसिएटेड है? कान्हा से। Then next question is regarding floating solar plants, जिनको फोटोवोल्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फोटोवोल्टिक्स और फ्लोटिंग का कॉम्बिनेशन है, पोर्टमॉन्ट्यू है फ्लोटोवोल्टिक्स। अब इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है। सोलर पैनल्स, these floating solar panels prevent the growth of algae in water. They are more efficient as the presence of water underneath helps them keep cool. They help in water conservation. कौन सी सही है? अब देखिए, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स आपको पता है पानी के ऊपर तैर रही हैं। रीजन है जगह की कमी। क्या और एडवांटेजेस हैं इनके, उसके बारे में ये सवाल है। लॉजिक लगाइएगा अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है इनके बारे में एंड यू डोंट नो द आंसर, जस्ट अप्लाई सम लॉजिक एंड यू वुड बी एबल टू डिराइव टू द राइट आंसर। ऐसे सवालों में ना लॉजिक जरूर लगाइएगा जो फैक्चुअल है। जैसे अब वो कोल माइन ट्रैकर वाला था, वो फैक्चुअल है, वो या आपको आता है या नहीं आता है, उस पर गेस वर्क करना थोड़ा डेंजरस रहता है। नेगेटिव मार्किंग का रियल है थ्रेट उस केस में। इस केस में आई वुड सजेस्ट टू अटेम्प्ट इट, ताकि आपका सवाल देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट इट राइट इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, जो सोलर पैनल्स है ना, ऐसा कहा जाता है कि दे हीट अप when they convert solar energy into electricity, they heat up. बट पानी के ऊपर जो होते हैं ना, वो ठंडे रहते हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ऑब्वियसली पानी के ऊपर है तो वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे, पानी इवेपोरेट नहीं करेगा। अब पानी के ऊपर है, एल्गे को क्या सनलाइट चाहिए, है ना। एल्गे फोटोसिंथेसिस के बिना नहीं सर्वाइव कर पाता। अब जब एल्गे के ऊपर वाटर बॉडी के ऊपर आपके पास इसकी लेयर बन गई फ्लोटिंग सोलर पैनल की, तो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो एल्गे कैसे ग्रो करेगा? तो हो गया ना तीनों ऑप्शन सही। थोड़ा सा लॉजिक एंड यू कम एट द आंसर। तो यही है। लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो रामागुंडम तेलंगाना में है, तो ये आपको जानना है। सबसे बड़ा इसका फायदा यही है कि लैंड जो है वो स्कार्स है, ठीक है। सो लैंड इज स्कार्स, तो हम वाटर बॉडीज पे वी कैन लुक फॉर फ्लोटोवोल्टिक्स और फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक्स, राइट। तो ऐसे हमारा कुछ सिस्टम सा बन जाता है। सो इसके फायदे हैं, लेस यूज ऑफ लैंड, मोर एफिशिएंटली सोलर पैनल्स वर्क बिकॉज दे आर केप्ट कूल, दे आर केप्ट कोल्ड अंडर द ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ठीक है। उसकी वजह से दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द एल्गे which also improves the quality of the water, right, and they are convenient to clean. So these are all the advantages of photovoltaics. हाँ, but एक इनका जो सबसे बड़ा disadvantage है that they are expensive and we don't have their manufacturing in India. We don't have their skilled persons looking after them or manufacturing them or taking care of them, servicing them. तो वो सब चीज़ें real है, but उसके beyond इनके बहुत सारे advantages हैं। The last question is regarding methane hydrate. Now it is a PYQ. Like I said that I discussed 4 questions from the current affairs and one is always PYQ. तो ये PYQ है, आपको अगेन सही बताना है। Global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor. Methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or so.
अगर आपने मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में, जिन्हें मीथेन क्लैथरेट्स भी कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी आसान है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 1, 2 एंड 3। अब देखिए मीथेन डिपॉजिट्स, मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स, मीथेन क्लैथरेट डिपॉजिट्स वहाँ बनते हैं जहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है। दीज आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो कि मीथेन मतलब मीथेन और वाटर क्रिस्टलाइज होते हैं एट हाई प्रेशर्स इन लो टेम्परेचर इन दी ओशंस, तो हमारे पास ये बन जाते हैं। ठीक है, एक तरह से ना ये मीथेन गैस को कैप्चर करके रखते हैं ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट ना करे। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लो टेम्परेचर्स आर बिकमिंग हायर, सो दीज मीथेन हाइड्रेट्स आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड एंड रिलीजिंग मीथेन। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये रिलीज हो जाएंगे, बिकॉज इनको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। जैसे ही लो टेम्परेचर वार्म होना शुरू होगा ये रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद ये मिलते ही आपको आर्कटिक टुंड्रा और अंडर द सी फ्लोर है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कंडीशंस हैं जो कि ये हैं और वहीं पे इनकी फॉर्मेशन कंड्यूसिवली हो सकती है, राइट। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज कि मीथेन की ना लाइफ स्पैन बहुत कम कहा जाता है, 10 से 20 साल कहा जाता है, बिकॉज मीथेन इट ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसलिए ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। और जब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है ना, तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है मीथेन का वो ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। तो जब मीथेन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ मीथेन इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, सो व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड देन दैट इफेक्ट इज लोअर्ड। रहेगा तो सही, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन वो कम हो जाएगा बिकॉज इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी कम है, राइट। सो दैट इज देयर। और मीथेन हमेशा ना हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, right? So this was regarding today's premix. I hope it was a session जिसमें आपने कुछ सीखा है, if not more. And like I said in the beginning, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखें। कोई भी डाउट है किसी तरह का वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, always at your service. Thank you so much. Have a good night and keep on preparing until you crack the exam. Thank you so much.